Welcome, my curious friend. Today we are going to study chapter 5, that is Introduction to Euclid's Geometry. ठीक है, ये है क्लास 9th का. इसमें हमको क्या करना है, मैं जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूं. तो हमारा चैप्टर 5 है, इसका जो नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. तो इसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसको समझ करके आप जो अपनी एक्सरसाइज रहेगी उसको अपने बहुत ही अच्छे से कर ले जाएंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो है उसका मतलब समझ लेते हैं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री. तो पहले ज्योमेट्री का मतलब समझ लेते हैं. द वर्ड्स ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो. तो ज्योमेट्री कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, जियो से. तो जियो वाला सिम वाला नहीं. एंड जिसका मीनिंग है अर्थ. जियो का मतलब अर्थ, एंड मेट्रीन मीनिंग टू मेजर. तो जियो और मेट्रियन से मिलकर बना है ज्योमेट्री. अब इन दोनों का मतलब क्या होता है ज्योमेट्री का? कि अर्थ को मेजर करने का तरीका. ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी जो है इसमें थोड़ा बहुत बताया गया है कि द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग द अर्थ एंड मेट्रीन मीनिंग टू मेजर. इतना तो मैंने बता दिया उसमें. इसके बाद आगे क्या है? ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड. जब लैंड को मेजर करने का प्रॉब्लम आया तो वहां से थोड़ा थोड़ा सब लोग सोचने लगे क्या किया जाए. तो वहां से ज्योमेट्री की शुरुआत हुई. दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म्स इन एवरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, वी इट इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन. मतलब ये तो इजिप्ट लिखा है, लेकिन इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन, China, India, Greece, and Incas, etc. The people of these civilizations faced several practical problems which require the development of geometry in various ways. जो ये सिविलाइजेशन सब थी, इनमें बहुत सी वेरियस प्रॉब्लम आया जहां पर हमारी ज्योमेट्री का यूज होता है. तो वहां से सब लोग दिमाग लगाए क्या किया जाए क्या किया जाए. तो वहां से ज्योमेट्री का उत्पत्ति हुई है, ओरिजिनेट हुआ है, वहां से पैदा हुआ है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. Whenever the river Nile overflowed, it wiped out the boundaries between the adjoining field of different landowners. After such flooding, these boundaries has to be redrawn. For this purpose, the Egyptians developed a number of geometrical techniques and rules for calculating simple areas and also for doing simple construction. ठीक है, इसका फालतूगिरी इतना लंबा चौड़ा लिख दिया. इसका मतलब यह है कि नाइल एक नदी है. आप जानते हैं अभी भी हमारे देश में नदी बहुत है, और जब बाढ़ आ जाती है तब क्या होता है, अगल बगल के जो खेत होते हैं वो पूरा तबाह व बर्बाद हो जाते हैं. उसकी वजह से जो बहुत सारे लोगों के खेत होता है ना, तो उनकी जो मेड़े बनाए होती हैं, ठीक है, वो सब मिट जाता है. तो पता ही नहीं चलता किसका क्या है. अब तो क्या रहता है, अब तो पूरा एकदम एक्यूरेट मैपिंग रहती है, मेजरमेंट रहता है, सब कुछ रहता है. तो पता चल जाता है चाहे मेड़ हटे या ना हटे, जो बाउंड्री खेत की रहती है वो हटे या ना हटे, सबको पता चल जाता है. लेकिन पहले ज़माने में क्या था, ये सब फालतूगिरी था नहीं. जो अपना अपना मेड़ बना देते थे, वही होता था कि यही आपकी बाउंड्री है, इस खेत की, ये खेत की. लेकिन जब मिट जाता था तो कोई किसी का घपला कर लेता था, किसी का घपला, कोई किसी का बेईमानी, किसी का बेईमानी कर लेता था. तो वहाँ पे यूज आया कि कैसे इस सोल्यूशन हम निकालें. तो वहाँ पर ज्योमेट्री का यूज आया कि किसी का रेक्टेंगल होगा, किसी का स्क्वायर होगा, किसी के ट्रायंगल टाइप का होगा. तो और मेजर करना था लाइन के लिए भी, ट्रायंगल के लिए भी. तो ये सब जो बातें हैं सब ज्योमेट्री में ही आती हैं. तो वहाँ पर सब दिमाग लगा कर थोड़ा थोड़ा वहाँ से स्टार्टिंग हुआ ज्योमेट्री का. ठीक है, इतना आप समझ गए. अब हम आगे चलते हैं. और जो मॉडर्न जमाने में जो ज्योमेट्री के डेफिनेशन दी जाती है वो क्या दी जाती है? ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड द शेप, साइज, पोजीशन, लाइंस, एंगल्स एंड सो ऑन. तो वही वाली बात है. ज्योमेट्री का मतलब क्या है? ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं शेप, साइज, पोजीशन, लाइंस, एंगल्स, ईटीसी, प्लेन फिगर्स का. प्लेन फिगर मतलब जो ये जो हमारा पेज है इसको हम कहते हैं प्लेन, और इसमें जितने भी फिगर आप बना सकते हैं उसको कहते हैं प्लेन फिगर्स. ज़्यादातर 2D वाले ही होते हैं. एप्पल आप बना सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, किसी का घर, हाउस, कुछ भी बना सकते हो. लाइन से, ट्रायंगल से, एंगल से, ये सब क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है ज्योमेट्री में. तो जो मॉडर्न डे की डेफिनेशन है ज्योमेट्री का वो क्या है? ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीज द शेप, साइज, पोजीशन, लाइंस, एंगल्स एंड सो ऑन. ठीक है, और द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर्स इज नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री. यूक्लिडियन ज्योमेट्री का हो या यूक्लिड्स ज्योमेट्री का हो, क्लियर है? प्लेन फिगर्स की ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री. मतलब वही प्लेन फिगर्स के बारे में जो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, उसी को यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहा जाता है, या यूक्लिड्स ज्योमेट्री आप कह सकते हैं.
अब यूक्लिड्स ने किया क्या, यूक्लिड्स ने इंट्रोड्यूस करवाया द मेथड ऑफ प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट्स। ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस करवाया, मेथड ऑफ प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट, कि मैथमेटिकल रिजल्ट्स को इनको प्रूव करने का इन्होंने मेथड बताया। कैसे बताया, बाय यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग एंड द प्रीवियसली प्रूव रिजल्ट, लॉजिक की मदद से और जो पहले प्रूव हो चुके थे रिजल्ट, उन दोनों को मिला करके अपना नया तरीका बताया कि इस तरह से भी सॉल्व किया जाता है मैथमेटिकल रिजल्ट्स को। या आप यहाँ, तो यहाँ पे बाई के बाद आप ये भी लिख सकते हैं, और बाई मैथमेटिकल रिजल्ट बाई एक्सियोम पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स। ठीक है, या रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सियोम पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स। अब एक्सियोम पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स क्या होता है, ये अब हम आगे चल के बताते हैं। तो मेन चीज इसमें जो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसमें यही है, एक्सियोम पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स ही मेन है। ठीक है, तो आप समझ गए कि पहले जमाने में ज्योमेट्री निकली कहाँ से है, इसका अर्थ क्या है, कैसे निकला है, पुराने जमाने में कहाँ पे दिक्कत आई, तो उसके बाद ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। ठीक है, और वर्ड्स कहाँ से निकला, ग्रीक वर्ड से निकला, जिसका मतलब ये था। उसके बाद मॉडर्न डे में ज्योमेट्री का मतलब क्या है, और यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है, प्लेन फिगर्स की ज्योमेट्री को, मतलब प्लेन फिगर्स के बारे में जानने, पहचानने, समझने की ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री या यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड्स क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मेथड ऑफ प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट्स बाय यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग या प्रीवियस प्रूव रिजल्ट, और आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियोम पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स। अब हम चलते हैं और समझते हैं कि एक्सियोम पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स होता क्या है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सियोम पोस्टुलेट एंड थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हमें सेंटेंस स्टेटमेंट को समझना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है, अ सेंटेंस व्हिच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, कोई भी दो या दो से ज्यादा जो वर्ड्स होते हैं उसको मिला करके क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। मतलब कोई भी बात आप बोल दें वही सेंटेंस हो गया। तो स्टेटमेंट क्या है, अ सेंटेंस व्हिच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको आप जज कर सके कि ये सही है या गलत है, उसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। जैसे क्या मैं कहूँ कि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो हिंदी पढ़ा रहा हूँ। अब आप इसको जज कर सकते हैं ना कि हाँ ये मैथ है, हिंदी नहीं है, तो ये बात क्या हो गई, स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, जैसे मैं कहूँ हमारे प्लेनेट का नाम क्या है, मार्स है, तो आप इसको जज कर सकते हैं, नहीं ये मार्स नहीं है, क्या है, जल्दी बताओ, अर्थ है। और या तो मैं कहूँ आवर प्लेनेट नेम इज अर्थ, तो आप कहेंगे हाँ ये अर्थ ही है, मार्स नहीं है। या मैं कहूँ मेरे देश का नाम क्या है, चाइना है, तो आप कहेंगे पगला गए हो क्या, हमारे देश का नाम इंडिया है। तो इसी तरह से कोई भी स्टेटमेंट जब आप बोलें, तो अगर उसको जज कर ले जाए आप कि ये सही है या गलत है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सियोम पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स के पीछे। Nowadays, axiom and postulates are usually interchangeable terms। मतलब दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स है, मतलब ये इसका सिनोनियम से, ये इसका सिनोनियम से, मतलब पर्यायवाची है। चाहे आप एक्सियोम का हो, पोस्टुलेट को, सब एक ही समझते हैं, और आज के टाइम में यही यूज किया जाता है। कोई एक्सियोम कहता है तो वो समझता पोस्टुलेट, कोई पोस्टुलेट कहता है तो वो समझ जाता है कि एक्सियोम, मतलब दोनों सेम ही है, भाई भाई हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये समझना है आपको, क्योंकि एक ही डिफरेंस है। वन की डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट पोस्टुलेट्स आर ट्रू एजम्पशन दैट आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ठीक है, वेयर एज एक्सियोम्स आर ट्रू एजम्पशन यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ट्रू एजम्पशन होता है। जैसे 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, जानते हो, पहचानते हो ना। जैसे आप जानते हो कि 2 + 2 4 होता है, क्या इसको आपको प्रूव करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है ना। 1 + 1 ये 2 होता ही है, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये जानते हो, सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है, ये तो आप जानते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, चांद रात को ही चमकता है, ये भी आप जानते हो भी बड़े आराम से। तो ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सियोम। लेकिन जब वो बात आ जाती है ज्योमेट्री में, उसको कहा जाता है पोस्टुलेट। जैसे पोस्टुलेट कब आएगा, जैसे मैंने कहा कि एक लाइन है, जो लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप जानते हैं अगर लाइन है तो पॉइंट से ही मिलकर बनी होती है, समझे। ये तो आप ऐसे खींच देते हो, लेकिन ये छोटे 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 पॉइंट से मिलकर बना होता है, ये आप जानते हो, पहचानते हो। ठीक है, और क्या हो सकता है,
ऑल राइट एंगल्स आर 90 डिग्री, जितने भी राइट एंगल्स हैं वो क्या है 90 डिग्री होते हैं। इसको भी आपको जानना होगा। तो अगर राइट एंगल है तो 90 डिग्री होगा ही, ठीक है, चाहे किधर से भी आप उसको मेजर करें वो 90 डिग्री होगा। तो कुछ ऐसी चीजें जो मतलब 100% सही, उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये अगर ये मतलब बात कह दिया, हर एक इंसान जो पढ़ा लिखा है वो जानता है कि हाँ ये ऐसे ही होता है। कोई लाइन है वो एक एक पॉइंट से मिलकर बना होता है, कोई राइट एंगल है वो 90 डिग्री होता ही है, सूरज पूरब से निकलता ही है, 1 + 1 2 होता ही है। तो जब बात आ जाती है कि ज्योमेट्री में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पोस्टुलेट्स। और जब वो चाहे जहाँ मतलब ज्योमेट्री के अलावा भी कहीं आ सकता है और अलग दुनिया में भी कोई बात आ सकती है, तो वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, एक्सियोम, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया गया, दे आर नॉट प्रूव्ड, मतलब ये प्रूव नहीं किया इसको किया गया है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वही वाला कि सूरज पूरब से निकलता है, इसमें प्रूव की क्या बात है, सबको पूरी दुनिया देखती है, समझती है, पहचानती है। तो समझ गए ना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, लेकिन जब स्पेसिफिकली ज्योमेट्री की बात की जाए तो वो पोस्टुलेट होगा, नहीं तो वो क्या होगा, एक्सियोम कहलाएगा, ठीक है। दोनों ट्रू एजप्शन होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि जो यूक्लिड्स ने 7 एक्सियोम दिया था और कुछ पोस्टुलेट दिया था, उसका थोड़ा सा समझेंगे, और थ्योरम्स क्या होता है इसको भी समझेंगे। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा थ्योरम्स आ गया। थ्योरम्स क्या होता है, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम, एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ ए थ्योरम इज कॉल्ड प्रूविंग द थ्योरम, ठीक है। थ्योरम्स क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई या तो एक्सियोम हो, ठीक, कोई एक्सियोम हो या पोस्टुलेट हो, ठीक है, वो भी एक स्टेटमेंट होता है ना। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ जाए और उसको स्टेप बाय स्टेप आप जो प्रूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रूविंग द थ्योरम, ठीक है। तो क्या है थ्योरम, क्या है, ऐसा स्टेटमेंट जिसको उसको चाहिए कि आप प्रूफ करके बताइए। स्टेटमेंट आपने कह तो दिया लेकिन उसको प्रूफ करके बताओ। जैसे क्या होता है, कोई आपके पास ये सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है, आप जानते हैं कि 180 डिग्री इसका एंगल का सम जो होता है वो होता है, लेकिन इसको प्रूफ करके बताओ। तो अभी जब अगले वाले चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स में चलेंगे तो वहाँ पे मैं प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे प्रूफ किया जाता है। तो 180 डिग्री हम प्रूफ करके बताएंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनको ट्रू साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत पड़े, उसको हम कहते हैं थ्योरम्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में आता है कोरोलरी। तो कोरोलरी क्या होता है, a statement whose truth can easily find from a theorem called corollary, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कोई एक स्टेटमेंट था, उसको प्रूफ करने के लिए, मतलब उसको सही साबित करने के लिए हमें प्रूफ की जरूरत थी, तो उसको हमने कहा थ्योरम। अब किसी स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए, उसको सही बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट सही है, उसको किसकी मदद लें हम, थ्योरम की मदद लें, तो उसको क्या कहते हैं, कोरोलरी। तो दोनों लगभग सेम है, बस यहाँ पे क्या है, वो स्टेटमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है। प्रूविंग द थ्योरम, उसको हम प्रूव करके एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब कोई थ्योरम प्रूव हो गया है, उस थ्योरम की मदद से हम कोई स्टेटमेंट को ट्रू सही बताएंगे। अगर कोई स्टेटमेंट है, उस थ्योरम की मदद के कोई तीसरे स्टेटमेंट को हम, चौथे स्टेटमेंट को, कोई भी स्टेटमेंट उसको हम मदद लेंगे सही साबित करने के लिए थ्योरम का, तो उसको हम कहेंगे कोरोलरी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है, यूक्लिड्स 7 एक्सियोम। ये 7 एक्सियोम है। एक्सियोम का मतलब आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं, कि ट्रू एजप्शन होता है, मतलब स्पेसिफिक ज्योमेट्री का नहीं होगा, ज्योमेट्री का हो सकता है और ज्योमेट्री का नहीं, ज्योमेट्री के बाहर का भी या कहीं का भी हो सकता है, मतलब ट्रू एजप्शन जो होगा उसको हम कहते हैं एक्सियोम। और तो यूक्लिड्स ने क्या दिया, 7 एक्सियोम दिया है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट एजप्शन इनका, मतलब फर्स्ट एक्सियम इनका क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास x है, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है, और कोई और तीसरा कोई z है, वो भी y के इक्वल है। थिंग्स मतलब ये कोई एक चीज है, ये कोई दूसरा चीज है, ये क्या है, सेम थिंग के, y के इक्वल ये दोनों है, तो ये आपस में क्या होगा, x इज इक्वल टू जेड, ये आपस में भी इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। x इज इक्वल टू वाई और z इज इक्वल टू वाई, तो आपस में x इज इक्वल टू जेड होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जैसे आप समझ लो, क्या मतलब a इज इक्वल टू अगर 5 है और b इज इक्वल टू
5 है। तो a इक्वल टू बी आप कह सकते हो कि नहीं? कह सकते हो ना बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह से ये तो फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहला हमारा प्रूफ हो गया, समझ गए हम। अब सेकंड वाले में हम चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। क्लियर है? आप है, आपका दोस्त है, आपके दोस्त को, ठीक है, आपको और आपके दोस्त को आपके पापा ने कितने रुपया दिए? 10 रुपया दिए, और आपके दोस्त को भी 10 रुपया दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? और आपके पास अब ये हो गया, मतलब इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स आपके पास है, इसमें इक्वल्स और ऐड कर दिया जाए, और कहीं से भी, ठीक है, आप 5-5 रुपया और इक्वल्स इक्वल्स बराबर बराबर 5 रुपये पा गए। तो 10 + 5 इज इक्वल टू 10 + 5, ये क्या हो गया? 15 इज इक्वल टू 15। तो ये जो होल हमारा आएगा ये भी इक्वल्स होगा। यही कहने का मतलब है कि 10, दूसरे तरीके से समझ लो कि 10 रुपया आपके पास था, आपके दोस्त के पास भी 10 रुपया था, आपके पापा ने दोनों को फिर से 5-5 रुपया और दे दिए, +5 और यहाँ पे +5। तो होल जो होगा, इस दोनों को ऐड करके होल आएगा 15, और ये टोटल क्या आएगा? 15। तो जो होल आएगा वो भी एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। समझिए, इसका यही कहने का मतलब, इफ इक्वल्स आर एडेड, इफ इक्वल्स, ये है इक्वल्स, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दो इक्वल्स थे, ये है इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन होल्स आर इक्वल्स। समझ गए? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। क्लियर है? वही वाली बात है कि आपके पास 10 रुपीज था, ठीक है, और आपके दोस्त के पास भी 10 रुपया था। आपका कोई तीसरा दोस्त था, उसने कहा यार बहुत जल्दी, यार भाई यार जल्दी दे दे यार, 5 रुपया दे दे भाई, 5 रुपया उधार दे दे, और तू भी 5 रुपया उधार दे दे। तो टोटल इन दोनों के पास समझ लो पहले से इक्वल रुपया था, 10 रुपया इसके पास था, 10 रुपया इसके पास था। तीसरा दोस्त आपके पास आया, कहा कि यार भाई 5 रुपया तू दे दे, 5 रुपया तू दे दे, तो दे दिया, तो कितना बचा? प्लस का 5 इसके पास और प्लस का 5 इसके पास। तो वही जो रिमाइंडर आपका आया है, रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो जो आपका बचेगा दोनों के पास सेम बचेगा। यही इसका कहने का मतलब है, समझने का मतलब है। क्लियर है? तो ये सब सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन होल्स आर इक्वल, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, देन रिमाइंडर्स आर सेम। ठीक है, ये भी हो गया। फोर्थ वाले में क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब इसका क्या कोइंसाइड का मतलब, सबसे पहले आप समझ लीजिए। कोइंसाइड का मतलब कि एक के ऊपर दूसरे का छा जाना। ठीक है, कैसे? मतलब ये एक पॉइंट है, कोई दूसरा पॉइंट जैसे P और कभी Q एक ही पॉइंट पे आ जाता है। जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, ये लगभग 100 ग्राम्स का दोनों है, ये और इसके ऊपर ये पूरा छा गया, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर पूरा लिपट गया, तो इसको क्या कहा जाता है? कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरा एकदम छा जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरा फिट आ जाते हैं, कवर समझ लो। समझ गए ना? इस तरह से ये पूरा पूरा आया नहीं है, तो इस तरह से होता है कि क्या कहते हैं इसको? कोइंसाइड। और कोई एग्जांपल पता है? जैसे कोई एक लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से अगर गुजर जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन कहते हैं उसको भी, बड़े आराम से। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, कोई पॉइंट है, एक दूसरा भी पॉइंट इसी के ऊपर हो सकता है, तो इसको कहते हैं कोइंसाइड। जैसे आपके पास एक का सिक्का है, दूसरा एक का सिक्का उसी के ऊपर रख दो, तो वो उसको क्या कहा जाता है? ऐसी सिचुएशन को कोइंसाइड या कोइंसाइड। ठीक है, वही कोइंसाइड। समझ गए ये बात को आप? अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। इसका क्या मतलब है? आपके पास समझ लो एक सेब है, सेब है या कोई भी फल है ये, ठीक है, ये कोई फल है, और इस फल का, ये फल है, इसका इतना टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ठीक है, क्या इससे ज्यादा है? इससे ज्यादा, ये पूरे से इतना टुकड़ा ज्यादा है, या आप इधर से टुकड़ा कर दो, आधा और आधा कर दो, तो क्या ये हाफ पीस इस पूरे वाले पीस से ज्यादा है? ये वाला हाफ पीस इससे ज्यादा है? या आप इतना काट दिए, इसको अलग कर दिए, इसका पूछ रहे हो, ये वाला पूरा पीस क्या इससे होल से ज्यादा है? नहीं है। जैसे आपके पास 10 रुपया है और ये मिला के बना था 2 + 8 से, समझ रहे हो ना? 10 = 2 + 8, तो 10 को आपने टुकड़ा किया 2 + 8 का, तो क्या 2 10 से बड़ा है? ये पूरा क्या है? होल है। ये क्या है? पूरा पूरा है। अब ये क्या है? पार्ट्स है। तो 2 क्या 10 से बड़ा है? नहीं है। 8 क्या 10 से बड़ा है? नहीं है। 10 = 5 + 5 आप लिख सकते हो
क्या 5 10 से बड़ा नहीं है? 5 10 से बड़ा है? नहीं है। तो वही कहने का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। ठीक है, जो होल है वो हमेशा अपने वाले जो पार्ट्स है उससे हमेशा बड़ा रहेगा। ये बात आपके समझ में आ गई कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। होल कभी भी अपने जो पार्ट्स बनेगा उससे हमेशा पूरा पूरा जो है वो बड़ा ही रहेगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, समझ गए होंगे आप। अब हम चलते हैं 6 वाले पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा 6 पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू एन अनदर। मतलब या आपके पास x है तो x इज इक्वल टू 2y। ये क्या है? कोई थिंग्स है, ये डबल है किसी एक चीज का, और z हमारा है ये भी क्या है? 2y है। मतलब ये क्या है? डबल है, तो x भी 2y है और z भी 2y है। मतलब थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, ये भी y के डबल है और z भी क्या है? y का डबल है। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू z होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? x इज इक्वल टू 2y है, z इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू z तो होगा ही होगा। इसमें क्या सी घबराने की बात है? अब यहाँ पे हमारा 7th पार्ट क्या है? थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बात वही है, हमने मान लिया x इज इक्वल टू वाई बाई 2। ये क्या है? कोई एक चीज है, ठीक है, y बाई 2 क्या है? अपने का आधा है, और यहाँ पर z भी क्या है? y बाई 2 है। मतलब थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। सेम थिंग मतलब क्या है? सेम क्या है? हमारा y है और यहाँ पे भी y है, तो y तो होल है लेकिन इसका हमने आधा कर दिया, तो इसका आधा, ये कोई चीज है हाफ ऑफ द सेम थिंग, तो कोई सेम थिंग है उसका आधा और इसका आधा, तो ये क्या है? थिंग्स कोई दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है, ये भी y बाई 2 है, ये भी y बाई 2 है। क्लियर है? थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर x भी y बाई 2 है और z भी y बाई 2 है तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू z हो जाएगा, वो भी बड़े आराम से। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी बातें हैं, ये सब आप जानते पहचानते होंगे और बचपन से ये सब करते आए होंगे। तो ये था हमारा एक्सियोम। ठीक है, कि ये अभी क्या था? ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं था, लेकिन ये सब फालतूगिरी था जो आप जोड़ घटाना करके आए हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन, वही सब फालतूगिरी था। अब हम चलते हैं, इसको आपने बढ़िया से समझ लिया होगा, और ना समझे होंगे तो कमेंट में एक बार बता देना, वो भी मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अब हम चलते हैं 7 पोस्टुलेट्स पर। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स, 7 नहीं 5 पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या हो गया? जो कि स्पेसिफिक होता है, ज्योमेट्री के बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले क्या है पोस्टुलेट? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो इसका मतलब आप समझे? नहीं समझे ना? तो यही बता रहा है कि आ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉन कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट, वन पॉइंट से और दूसरे किसी भी पॉइंट से। तो ये वाला पॉइंट ये करेंगे और दूसरा वाला पॉइंट ये करेंगे, कहीं से भी आप ड्रॉन कर सकते हैं। ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है, आप इधर से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। मतलब कोई एक पॉइंट इधर है, कोई एक पॉइंट इधर है, आप इधर से ड्रॉ कर सकते हैं। कोई एक पॉइंट इधर है, कोई एक पॉइंट इधर है, आप इधर से ड्रॉ कर सकते हैं। यही कहने का मतलब है, ये सब बच्चों वाला खेल है, वही वाला बता रहे हैं भाई। पोस्टुलेट आई मीन टू से दैट यूक्लिड यही बता रहे हैं। कोई इधर है और कोई एक पॉइंट इधर है, तो ये इधर से इधर मिला दे रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं कि आप मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकंड पोस्टुलेट क्या है? ये क्या कह रहा है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है यार, कौन सी बला है? तो टर्मिनेटेड लाइन, तो यहाँ पे आप टर्मिनेटेड लाइन को समझ लें कि ये क्या कह रहा है? लाइन सिगमेंट, लाइन सिगमेंट। और लाइन सिगमेंट का क्या मतलब होता है? लाइन का, किसी एक लाइन का टुकड़े को क्या कहते हैं? टर्मिनेटेड लाइन। तो कोई एक लाइन का टुकड़ा है, लाइन का टुकड़े में कभी एरो आप नहीं दिखा सकते हैं। जब एरो दोनों तरफ हो गया मतलब लाइन इंडेफिनिटली अपने आप से जा रही है, अनंत काल तक इनफाइनाइटली जा रही है। लेकिन जब यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और एरो नहीं लगाएंगे तो उसको कहा जाता है ये टर्मिनेटेड लाइन है, लाइन सेगमेंट है। तो वही कह रहा है कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है तो इसको आप पूरा लाइन बना सकते हैं, उसको इनफाइनाइटली कहीं पे भी मतलब बढ़ा सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कौन सी बात है? ये लाइन का ही टुकड़ा है ना, तो इसको इधर हम बढ़ा सकते हैं और लाइन बना सकते हैं, इसको इधर बढ़ा सकते हैं और लाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे इधर भी हो तो इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये लाइन है, बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। क्लियर है? अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट है ये क्या कह रहा है? अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है,
क्या कह रहा है ये थर्ड पास्टुलेट कि आप कोई भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सेंटर कहीं पे भी हो, उसका रेडियस कुछ भी हो। यहाँ पे सेंटर हमने मान लिया, रेडियस हमने छोटा सा मान लिया, तो ये ऐसे छोटा सा बनेगा। यहाँ पे सेंटर हमने मान लिया, रेडियस हमने बड़ा थोड़ा सा मान लिया, यहाँ पे मान लिया। यहीं इसी सेंटर पे हमने और रेडियस और बड़ा मान लिया, यहीं पे बना दिया। कोई भी सेंटर कितना भी रेडियस सर्किल बन गया, ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी सेंटर कितना भी बड़ा रेडियस बना सकते हैं। कोई भी सेंटर कितना भी रेडियस आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये सब बच्चों वाली बात है, बस इन्होंने बता दिया है लिखकर, हमको एक बार देख लेना, समझ लेना है। तो ये सब क्या है अभी तक जो हमने पढ़ा है, ये सब रिलेटेड किससे है, ज्योमेट्री से है। लाइन क्या है, लाइन के बारे में बात हुई है, टर्मिनेटेड लाइन के बारे में बात हुई है, और ये सर्किल के बारे में बात हुई है। अब फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो राइट एंगल का मतलब क्या, जो 90 डिग्री हो, ठीक है। तो यहां पे अगर 90 डिग्री है, अच्छी बात है। यहां पे 90 डिग्री है, बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर 90 डिग्री है, और अच्छी बात है। और किस तरह से बना सकते हैं, और मैं इसको इस तरह से बना सकता हूं, मतलब लगभग इस तरह से समझ जाओ। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी इक्वल है। और किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये 90 डिग्री है नहीं, लेकिन समझ जाओ कि ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कहीं पे भी हो। अब ये जो आपका आर्म्स है, ये बड़ा छोटा हो सकता है, ये हम बात करें 90 डिग्री की, जो एंगल हमारा बनेगा, जो प्रोटेक्टर से मेजर करने पर जो हमारा 90 डिग्री आएगा, तो 90 डिग्री आएगा। हमें इससे मतलब ही नहीं है कि इसका आर्म कितना बड़ा है, इसका कितना छोटा है। आर्म से हमें मतलब नहीं, हमें डिग्री से मतलब है, एंगल से मतलब है। तो कोई भी राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो कोई भी, जितने भी ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर, तो जितने भी राइट एंगल्स वो एक दूसरे के क्या इक्वल है। जैसे 1 रुपया होता है ना, तो कोई सिक्का क्या होता है, छोटा होता है, और कोई सिक्का क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। बाजार में जाओगे तो 1 ही रुपया माना जाएगा। समझ गए ना, वही वाली बात है यहाँ पर कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये आता है फिफ्थ पोस्टुलेट, जो कि थोड़ा सा मतलब समझने वाला है। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angle। two right angle का मतलब 180 डिग्री, वन राइट एंगल का मतलब, राइट एंगल का मतलब होता है क्या है, 90 डिग्री, और टू राइट एंगल का मतलब 90 प्लस 90 180। देन दी टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडिफरेंटली meet on the two sides on which the sum of angle is less than the two right angles। two right angles का यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ then two right angles, ठीक है। ये सब फालतू गिरी है, तो मैं बता देता हूँ। इनका कहने का मतलब है, अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है, और कोई इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब नहीं मैं इससे उससे कब लड़ेगा भिड़ेगा उसका मतलब नहीं, स्ट्रेट लाइन है, ये सीधा सीधा लाइन है, ये सीधा सीधा लाइन है, ठीक है। ये बात हो गई। और क्या कह रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, किधर से भी फॉल कर सकता है। और ये टू स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी हो सकता है, मतलब इधर छोटा और इधर ज्यादा, तो किधर से भी बन सकता है। मतलब टू स्ट्रेट लाइन हो और एक लाइन क्या उसके ऊपर से फॉल कर रहे हो 90 डिग्री से या कहीं से भी, इससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है, इफ ए स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इसको हमने L मान लिया, इसको M मान लिया है, L M, और इसको हमने N मान लिया है। तो ये हो गया L लाइन, ये हो गया M लाइन, ये हो गया N लाइन। क्लियर है। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल बनेगा इधर 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 इधर। इसको हमने मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको 3, इसको 4। तो जिधर साइड, तो अगर 1 एंगल प्लस 2 एंगल, ये क्या आता है 180 डिग्री से कम आता है, ठीक है। मतलब इसको जब आपने मेजर किया, इसको मेजर किया, और इसका जो मेजरमेंट आया है कितना भी आ गया, मतलब 180 से कम है। 180 से कम मतलब 175 है, 179.99 है, मतलब 180 से कम है इन दोनों का ऐड करने पर। तो इनका कहने का मतलब है, जिस तरफ से आपने इसको मेजर किया है इंटीरियर एंगल, जैसे इस साइड से अगर मेजर किया है, ये 180 से कम आ रहा है, तो ये जो दोनों लाइन है ये इधर ही साइड, मतलब जिस साइड आपने मेजर किया है, जिस साइड कम आएगा 180 से, तो उसके साइड क्या होगा, आप उस लाइन को जब इंडेफिनेटली मीट कराएंगे आगे,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, तो इसको हम प्रोड्यूस इंडेफिनिटली करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से टकराएगा, मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, बस यही बात है, इसमें कोई बात नहीं। और इधर क्या होगा, जब आप एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो ये हमेशा 180 से ज़्यादा आएगा, 180 से कम नहीं आएगा, ठीक है। तो यही वाली बात है, तो 180 से कम नहीं आएगा तो ये इसको आगे बढ़ाते जाओगे, ये अपना ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कभी इधर नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरफ इंटीरियर एंगल को ऐड करने पर 180 से कम आएगा तो कहीं ना कहीं आगे जाकर एक दूसरे से मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इनका पोस्टुलेट 5 का यही कहने का मतलब है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था हमारा 5th पोस्टुलेट, 1 to 5th पोस्टुलेट। कितना सिंपल था, कोई घबराने की बात नहीं थी। अब हम चलते हैं लास्ट में क्या है उसको जानते हैं। लास्ट हमारा क्या है, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा 5th पोस्टुलेट अभी हमने पढ़ा है तो उसका थोड़ा सा इक्विवेलेंट वर्जन आप कह सकते हैं। क्या कह रहा है, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर every point P not lying on L there exists a unique line M passing through P and parallel to L। यहाँ पे मैंने बना दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इनका कहने का ये मतलब है, कोई फॉर एवरी लाइन L मतलब L कोई भी लाइन हो सकती है, इस तरह से एक लाइन हो सकती है, वो भी बड़े आराम से। और फॉर एवरी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट इधर आप बनाए, इधर बनाए, इधर बनाए, चाहे इधर, तो हमने इधर बना दिया। फॉर एवरी पॉइंट ये हो गया L और ये हो गया हमारा P। फॉर एवरी पॉइंट P, अब लाइन कोई भी लाइन हो सकती है, किधर भी, आड़ी तिरछी कुछ भी हो सकती है, और पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। मतलब दो चीज, मतलब ये दोनों होना चाहिए, कोई एक लाइन L होना चाहिए, कोई पॉइंट होना चाहिए। नॉट लाइन ऑन L मतलब जो पॉइंट P होगा वो L पे लाइन नहीं करे, अलग से हो। देयर एग्जिस्ट यूनिक लाइन M, तो एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करती है जो कि यूनिक होती है, जो कि पास करती है थ्रू P के एंड पैरेलल टू L, और जो कि इस लाइन के पैरेलल होती है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब एकदम इसी के स्ट्रेट, जितना इसका डिस्टेंस, इसका इतना डिस्टेंस और ये इधर जाए, मतलब टोटल एकदम करेक्ट इधर से जाए, ठीक है। क्लियर हो गया, तब ये क्या है, पैरेलल है, जो कि इसको नाम दिया गया M। अब आप कह सकते हैं सिर्फ यही, किसी एक पॉइंट से आप जानते हैं इनडेफिनेटली मेनी लाइंस पास हो सकती हैं, इधर से जा सकती है, तो यही बनाया गया है। इधर चारों तरफ एक लाइन इधर से जा सकती है, एक लाइन इधर से आ सकती है, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन ऐसी है, यूनिक लाइन M जो है वो इसके परपेंडिकुलर, आई मीन टू से दैट इसके पैरेलल है। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M, जो कि ये एक ऐसा लाइन है M जो कि पॉइंट P से ही पास हो रहा है, लेकिन क्या है, ये इसके पैरेलल। लेकिन और कोई दूसरी लाइन कभी भी, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो इसके पैरेलल हो, सिर्फ एक ही पॉइंट से और एक ही ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी। आप नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक इधर देख लीजिए, समझ लो एक लाइन इधर से है, ठीक है, ठीक है, ये L है और कोई पॉइंट हमारा इधर है, तो अब जो लाइन इधर से जाएगी वो इसके पैरेलल थोड़ी ना होगी। कोई लाइन, अब ये पॉइंट समझ लो L है और ये P है, कोई लाइन इधर से आ रही, ये भी इस पॉइंट से मतलब पास हो रही है लाइन, लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन कोई लाइन इसके इधर से जा रही है इस तरह से, तो वो एक यूनिक लाइन होगी जो कि एग्जिस्ट कर रही होगी, इसका नाम इन्होंने दे दिया M, ठीक है। वो अब पास क्या हो रही है, P से हो रही है, तो एक ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी, इसको नाम दे दिया गया M। यही बताने का चक्कर है और कोई घन चक्कर नहीं है। तो यहाँ से पैरेलल का कॉन्सेप्ट आया। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो ऐसी लाइन जो कभी भी मतलब इनफाइनाइट तक चली जाएं, चाहे इधर चली जाएं, चाहे इधर चली जाएं, चाहे इधर चली जाएं, चाहे इधर चली जाएं, लेफ्ट या राइट, इनफाइनाइटली अनंत काल तक चली जाएं, वो कभी मीट ना करें, एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जितना यहाँ पे रहे वो अनंत काल तक सेम ही रहे, कम ज़्यादा ना हो। तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसी लाइन्स को पैरेलल लाइन्स कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आया है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैंट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। इनका कहने का मतलब अगर दो डिस्टिंक्ट अलग अलग लाइन इंटरसेक्ट हो गई हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों इंटरसेक्ट हो गई है, दिक्कत की बात नहीं है, एक लाइन L है, एक लाइन M है और इंटरसेक्ट हो गई है ये, तो क्या कह रहा है, कैंट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये तो समझने वाली बात है। जब इंटरसेक्ट लाइन हो गई तो पैरेलल होगी ही नहीं ना। पैरेलल के लिए क्या है
कि वो दो लाइन इंटरसेक्ट कभी हो ना और दोनों के बीच के जो डिफरेंस वो हमेशा सेम रहे। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्ट हो गया तो पैरेलल कैसे होगा। तो ये सब बच्चों वाली बात थी, आपको समझाना था कि इसमें क्या था। इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, उसको भी बता दूंगा, ठीक है, वो भी हमारा जल्दी से हो जाएगा। तो आई होप यू एंजॉय इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।